आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन यानी क्या होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो इसे बंध विदलन। बंध विदलन यानी बंध का टूटना। तो बंध जो है वो दो तरीके से टूटता है। सबसे पहले होता है होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फ्यूजन इसको कहेंगे, और दूसरा जो होता है विसमांस विखंडन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें जो भी बंध होगा वो बराबर भागों में टूटेगा। यानी बंध में का टूटना मतलब क्या होता है, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इस प्रकार अगर हम देखें तो मान लो कि यहाँ पर हम क्लोरीन एक अणु को लेते हैं। इस क्लोरीन अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध के इलेक्ट्रॉन क्या है, बीच में रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन। समांस विखंडन मतलब क्या होगा, बंध ऐसे टूटेगा कि बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों परमाणु को बराबर रूप से जाएंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले क्लोरीन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन के पास जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, यानी समांस विखंडन में किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल का, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और ये मुक्त मूलक को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो कोई भी जो परमाणु है अगर उसमें एक डॉट इस प्रकार से बना हुआ है मतलब वह क्या है, मुक्त मूलक है। और वह कैसे बना है, समांस विखंडन से बना है। तो इसके और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड में क्या होगा, अगर यहाँ पर समांस विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, एक मेथिल मुक्त मूलक बनेगा और दूसरा जो है वो क्लोरीन मुक्त मूलक बनेगा। तो ये तो है आपका होमोलिटिक फ्यूजन। दूसरा जो होता है विसमांस विखंडन। जैसे नाम से स्पष्ट है, बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जब किसी एक परमाणु के पास चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर मेथिल क्लोराइड, अब बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पर है बीच में। क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा और क्या बनेगा, फिर एक तरफ बनेगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ बनेगा नेगेटिव। यानी कि एक तरफ धन आयन बनेगा और ये जो है वो ऋण आयन का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार होगा क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ले रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, विसमांस विखंडन कहेंगे। और विसमांस विखंडन में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांस विखंडन में किसका निर्माण होता है, तो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और विसमांस विखंडन में किसका निर्माण होता है, तो कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन का निर्माण होता है। कार्बोकेटायन यहाँ पर बना है क्योंकि कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, तो ये आपका विसमांस विखंडन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्पेसीज होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन या जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बीच में बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यानी ये कभी भी फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमको प्राप्त नहीं होते हैं। ये जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चार्ज्ड स्पेसीज यानी कि आवेशित रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, और दूसरा जो होता है अनचार्ज्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, चार्ज कहा गया है मतलब इसमें क्या होगा, आवेश होगा, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। तो इसके अंतर्गत दो आते हैं, एक तो होता है कार्बोकेटायन और दूसरा होता है कार्बो एनायन। और अनचार्ज स्पेसीज में ऐसे स्पेसीज आएंगे जिसके पास चार्ज नहीं होते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसमें एक आएगा फ्री रेडिकल और दूसरा बाई रेडिकल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। बाई रेडिकल में हम लोग दो पढ़ेंगे, नाइट्रीन वाला पढ़ेंगे और बेंजाइन पढ़ेंगे। तो ये आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन अभिक्रिया के बीच में बनते हैं।
इसमें सबसे पहला जो है वो हम कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहले कार्बोकेटाइन पढ़ेंगे, फिर कार्बोएनाइन पढ़ेंगे, फिर फ्री रेडिकल पढ़ेंगे और फिर बाई रेडिकल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बोकेटाइन को। सबसे पहला जो है वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है, कार्बोनियम आयन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, दूसरा इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में जनरली हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, स्थायित्व। इसके बाद इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बनाने की विधियां, कैसे कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका निर्माण होता है। और लास्ट में पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस कि ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो है वो देती है, कौन, कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, वह आयन जिसमें कार्बन पर धन आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, उस आयन को क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3+, यहाँ पर कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन होगा। तो ये मेथिल, इसको क्या बोला जाता है, मेथिल कार्बोकेटाइन। तो और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका ये CH3, इस प्रकार के इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो ये हो गया इसकी परिभाषा। कार्बोकेटाइन क्या होता है कि ऐसे आयन जिसमें कार्बन के पास प्लस चार्ज होता है, धन आवेश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। दूसरे में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स, कौन कौन से ये प्रकार के होते हैं। तो कार्बोकेटाइन जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्बोकेटाइन, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो CH3+, इसके बाद अगर हम इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसके जगह में क्या एक एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्राथमिक कार्बोकेटाइन हो जाएगा। इसके बाद अगर 2 हाइड्रोजन को हटा दिए यहाँ पर देखो और उसके जगह में मेथिल समूह जोड़ दिए, तो ये हमारा कैसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, द्वितीयक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और अगर हम तीनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं और तीनों के जगह में मेथिल समूह जोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक कार्बोकेटाइन। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कैसे आपको पता चलता है, जब वह कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर किसी एक कार्बन से जुड़ा है, किसी दूसरे एक कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बोकेटाइन कहेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, तो इसे द्वितीयक कहेंगे। और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे तृतीयक कार्बोकेटाइन कहेंगे। और ये क्या है, हमारा सामान्य मेथिल कार्बोकेटाइन। इसके बाद हम लोग, ये तो इसके प्रकार हो गए, इसी में हम इसका स्थायित्व भी देख लेते हैं, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व। तो स्थायित्व में क्या देखा जाता है मुख्य रूप से कि आपका जो कार्बोकेटाइन है उसमें कौन से स्पेसिस जुड़े हुए हैं, कौन से स्पेसिस मतलब धन आवेश प्लस आई इफेक्ट वाले जुड़े हैं कि माइनस आई इफेक्ट वाले जुड़े हुए। तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा अधिक क्रियाशील जल्दी क्रिया करेगा मतलब वो क्या है, अनस्टेबल है। और अगर वो आसानी से क्रिया नहीं करेगा तो वो क्या है, स्टेबल है। तो इन सभी में कौन सबसे अधिक स्थायी होगा, इसको हम देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या है, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये देखिए इसमें 2 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और इसमें 3 मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि ये जो मेथिल समूह है वो कैसा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देंगे। तो जब तीनों के तीनों कार्बन को देंगे तो इसका धन आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहले तो क्रियाशीलता मतलब क्या, ये किससे क्रिया करेगा, कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये प्लस वाला है तो भाई किसी माइनस वाले से ही क्रिया करेगा, है ना। तो जो जितनी आसानी से माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो अधिक रिएक्टिव है, और जो नहीं जुड़ेगा वो कम रिएक्टिव है। तो अगर इसके पास ऑलरेडी ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए तृतीयक में 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे रहे हैं, तो इसका प्लस चार्ज ऑलरेडी कम हो गया है, सबसे कम हो गया है।
तो इसके पास प्लस चार्ज कम हो गया, तो ये किसी दूसरे ऋण आवेशित वाले से आसानी से जुड़ेगा क्या? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि खुद इसके पास ऐसे 3 समूह हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका प्लस चार्ज जो है वो सबसे कम हो जाएगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम, यानी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए इसमें 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो 2 मेथिल समूह जो है वो क्या कर रहे हैं, इसकी तुलना में कम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी इसकी तुलना में और कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, केवल एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम हो जाएगी और सबसे कम स्टेबल मेथिल वाला होगा, क्योंकि मेथिल में एक भी कोई भी मेथिल समूह एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेंगे, किसी दूसरे ऋण आवेशित वाले रिएजेंट से आसानी से क्रिया कर लेंगे और सबसे अधिक क्रियाशील होंगे। यानी ये जो आपका क्रम होगा वो क्या होगा, स्थायित्व का क्रम होगा, यानी सबसे अधिक स्थायी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबसे अधिक स्थायित्व कौन सा है आपका, तृतीयक कार्बोकेटायन है, फिर द्वितीयक कार्बोकेटायन है, फिर प्राथमिक कार्बोकेटायन है और सबसे अंत में होगा मेथिल मुक्त कार्बोकेटायन। तो ये स्थायित्व का क्रम है। और रिएक्टिविटी का क्रम अगर पूछा जाता है तो स्थायित्व के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन हो जाएगा, मेथिल वाला होगा, फिर प्राथमिक होगा, फिर द्वितीयक होगा, फिर तृतीयक होगा। तो रिएक्टिविटी अगर पूछा जाएगा क्रियाशीलता, तो रिएक्टिविटी का जो क्रम होता है वो स्थायित्व से अपोजिट हो जाएगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील मेथिल वाला हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील ये होगा, फिर उसके बाद प्राथमिक होगा, फिर उसके बाद द्वितीयक होगा और फिर उसके बाद तृतीयक होगा। तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो ये इसकी क्या हो गई, स्थायित्व का क्रम, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, उस पर पाए जाने वाले मेथिल समूह पर निर्भर कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर यानी इसमें कौन सी ज्योमेट्री पाई जाती है, जो कि हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। स्ट्रक्चर, तो हम एक सिंपल मेथिल यहाँ पर कार्बोकेटायन ले लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जो अणु होता है उसका सेंट्रल मेटल एटम देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2 और 2p2 होता है। इसकी अगर हम सामान्य अवस्था देखें तो सामान्य अवस्था, और हम सब जानते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर में जो भाग लेगा या हाइब्रिडाइजेशन में, वो हमारा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस प्रकार है, ये इसकी सामान्य अवस्था हो गई। उसके बाद क्या होता है, संकरण में उत्तेजित अवस्था होता है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड रहता है, अगर इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल मिलता है तो वो वहां चला जाता है, एक्साइट होकर, उत्तेजित होकर वहां चला जाता है। तो अब ये यहाँ चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये जो है अब हमारा स्ट्रक्चर उत्तेजित अवस्था का कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है इसकी संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो कार्बन है वो किस किस से बंध बना है, बस आपको यहीं पर दर्शाना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया और ये तीसरे हाइड्रोजन के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको आप डैश डैश के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं या तो ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये तीनों मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। यानी ये जो मुक्त मूलक है या जो ये जो कार्बोकेटायन है या जो मेथिल कार्बोकेटायन है उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp2। यानी किसी भी कार्बोकेटायन की अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बंध को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सभी सिंगल बॉन्ड है, यानी ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा, यानी टोटल कितने हो गए, 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। और अगर इसकी हम संरचना को बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसी संरचना बनती है, एक त्रिकोणीय समतली, ठीक है, त्रिकोणीय समतली। ये कार्बन के 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर और एक इधर।
और ये तीनों जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, देखो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है और ये भी हाइड्रोजन का ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। और ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार, तो ये कैसा बन जाता है आपका समतल ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को ये बनाता है, त्रिकोणीय समतल त्रिकोणीय ज्योमेट्री बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और पी ऑर्बिटल है जिसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये बॉन्डिंग में आएगा और ना ही ये हाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल में आएगा। तो ये वाला जो पी ऑर्बिटल है इसको सिंपल हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसके दोनों लोब समान होंगे और इस पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों लोब इसलिए समान होंगे क्योंकि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं है। इस प्रकार, तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर है कार्बोकेटायन स्पीशीज का। इसके बाद आगे का जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।